I'm a fast bowler. He said India never produced fast bowler. ये कहना था केकी तारापोरे का, जो कि इंडिया के पहले कोच थे। इंडिया में अभी तक 17 एक्चुअल फास्ट बॉलर्स रहे हैं, जो कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के कंपैरिजन में काफी कम है। जहां हमारे पास आज बुमराह, शामी और अर्शदीप जैसे क्वालिटी पेसर्स हैं, वहीं एक टाइम पर बैट्समैन हो या कीपर, किसी से भी ओवर्स डलवा दिए जाते थे। और यहाँ मैं धोनी की बात नहीं कर रहा। हिस्ट्री में देखो तो 1960s-70s में इंडियन टीम 4 स्पिनर्स के साथ खेला करती थी, इसलिए शुरुआती बॉलर्स का काम सिर्फ बॉल को पुराना करने का होता था। वहीं आज इंडिया की फियरलेस पेसिंग अटैक को भेदना कोई बच्चों का खेल नहीं। तो आखिर ये चेंज हुआ कैसे? इस चेंज के पीछे किन किन प्लेयर्स का हाथ है और कैसे एक स्पिन अटैक वाला देश आज फास्ट बॉलिंग की वजह से वर्ल्ड चैंपियन है? आज हम इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढेंगे। टेस्ट मान्यता मिलने से पहले इंडिया में कई फास्ट बॉलर्स हुआ करते थे, लेकिन अंग्रेजों की निगरानी में वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से आगे बढ़ नहीं पाए। पावरी, देवराज और नासिर अली जैसे नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कहीं खो से गए। फिर आया साल 1932, जब इंडिया की पहली इंटरनेशनल टीम 26 फर्स्ट क्लास और 1 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने इंग्लैंड रवाना हुई। उस टीम में अमर सिंह के साथ उनके जोड़ीदार मोहम्मद निसार भी शामिल थे। अमर सिंह इंडिया के पहले खिलाड़ी थे जिन्हें टेस्ट कैप दी गई थी। वहीं निसार इंडिया के फर्स्ट फास्ट बॉलर। 25 जून 1932 ये वही दिन था जब इंडिया ने लॉर्ड्स में अपना पहला इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेला। इंग्लैंड के खिलाफ हुए उस मैच में होशियारपुर पंजाब के निसार ने दूसरे ही ओवर में ओपनर स्टटक्लिफ को बोल्ड कर दिया था और दूसरे ओपनर होम्स भी निसार के सामने ज्यादा टिक नहीं पाए। ये वही जोड़ी है जिन्होंने 10 दिन पहले ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहले विकेट के लिए 555 रन की साझेदारी की थी। तो उनके विकेट लेना इतना आसान तो नहीं था जितना निसार ने करके दिखाया। हालांकि ये मैच इंडिया हार गया, लेकिन पहली बार निसार और अमर सिंह की बदौलत पूरे विश्व में इंडियन पेस की चर्चा होने लगी थी। इन्हीं दोनों प्लेयर को देखते हुए इंग्लैंड के कप्तान डगलस जार्डीन ने कहा था कि आने वाले 10 सालों में भारतीय टीम वर्ल्ड की बेस्ट टीम्स में से एक कहलाई जाएगी। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। जिन प्लेयर्स की वजह से ये कहा गया था, वो दोनों कुछ समय बाद भारतीय खेमे का हिस्सा ही नहीं थे। आजादी के बाद निसार पाकिस्तान चले गए और वहां के इंटरनेशनल टीम के वो पहले प्लेयर बने। और वहीं अमर सिंह को निमोनिया हो गया, जिसके चलते 1940 में इस रोग ने हमसे ये बेहतरीन गेंदबाज छीन लिया था। 1947 के पहले अपने टेस्ट करियर में निसार ने 6 मैचेस खेले थे। उन मैचेस में निसार ने 28 की औसत के साथ 25 विकेट चटकाए थे। इस दौरान उन्होंने 3 बार एक ही पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा भी किया था। निसार का साथ बखूबी निभाया अमर सिंह लाधा ने। अमर सिंह ने अपने करियर में 60 टेस्ट मैचेस खेले थे, जिनमें उन्होंने 28 विकेट अपने नाम किए। निसार और अमर सिंह की जोड़ी ने कई बार अपनी तेज तरार गेंदबाजी से विपक्षियों को धूल चटाई थी, लेकिन जहां इंडिया में फास्ट बॉलिंग की नींव रखी जानी थी, वहीं हम एक दशक पीछे और चले गए। आजादी के बाद 12 सालों तक इंडियन टीम की यही कोशिश होती थी कि शुरू में कोई भी प्लेयर गेंद को पुराना कर दे, चाहे वो बैट्समैन ही क्यों ना हो, और उसके आगे का काम भारतीय स्पिनर के जिम्मे था। लेकिन फिर आया साल 1959, जहां रमाकांत देसाई नामक 19 साल के बच्चे ने डोमेस्टिक सर्किट में धूम मचा रखी थी, जिसके चलते उन्हें 1959 वेस्ट इंडीज दौरे के लिए शामिल किया गया। अपने डेब्यू मैच में रमाकांत ने अस्टाउंडिंग 49 ओवर्स डाले, जिसमें 169 रन देके उन्होंने 4 विकेट्स भी चटकाए। उन्होंने वेस्ट इंडीज लेजेंड्स को अपनी तीखी बाउंसर से काफी चौंकाया, क्योंकि उस दशक में एक इंडियन बॉलर से कोई भी बाउंसर एक्सपेक्ट नहीं करता था। बस फिर क्या, इंग्लैंड हो या पाकिस्तान, इस गेंदबाज ने सभी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। रणजी के पहले साल में भी उन्होंने केवल 7 मैचेस में 50 विकेट्स लिए, वो भी 11 की औसत के साथ। अपने प्रदर्शन के चलते उन्हें हर सीरीज, हर मैच में ऐड किया जाने लगा था, और यही इंडियन टीम की सबसे बड़ी गलती थी। उस समय देसाई इंडिया के अकेले फास्ट बॉलर थे, तो उन्हें हर मैच में 30 से 35 ओवर गेंदबाजी करनी पड़ती थी। कभी कभी ये नंबर 49 भी पहुंच जाता था। ही वॉज ओवरवर्क एंड इसीलिए 1968 में 29 साल के रमाकांत ने क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। अपने 28 टेस्ट मैचेस के करियर में रमाकांत ने 74 विकेट्स ली थी, वो भी 3 से कम की इकोनॉमी के साथ। उनके जाने के बाद एक दौर ऐसा भी आया जब कोई भी प्लेयर इंडिया की गेंदबाजी ओपन किया करता था। जुलाई 1967 में इंडियन टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई थी। उस सीरीज का तीसरा मैच इंडिया अपने स्पिन चौकड़ी के साथ खेल रही थी, जिसमें प्रसन्ना, वेंकटेश, बेदी और चंद्रशेखर के नाम शामिल थे। भारतीय कप्तानी टाइगर पटौती के हाथ में थी और इंडिया वो मैच खेलने 2 विकेट कीपर के साथ उतरी थी, फारूक इंजीनियर और बुद्धि कुंद्रम। मैच से एक शाम पहले पटौती ने कुंद्रम से पूछा था कि तुम्हारी बॉलिंग कैसी है, जिसके जवाब में बैट्समैन कम विकेट कीपर ने कहा आई डोंट नो, क्योंकि ये ख्याल मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। लेकिन फिर भी अगले दिन पहले ओवर के लिए पटौती ने गेंद कुंद्रम के हाथ में थमाई। उस मैच में कुंद्रम ने 4 ओवर डाले और 13 रन दिए। विकेट कीपर ही नहीं, अपने डेब्यू के दौरान सुनील गावस्कर ने भी इंडिया की बॉलिंग का आगाज किया था। यह दर्शाता है कि इंडियन पेसर्स जैसे कि करसन गावरी
और मदन लाल उस समय सिर्फ गेंद को पुराना करने का काम करते थे। लेकिन ये सब बदल गया जब इंडिया को मिला उनका पहला ऑलराउंडर। एंटर हरियाणा हरिकेन। अपने पूरे करियर में कपिल ने 690 से ज्यादा विकेट लिए हैं। कपिल की आग उगलती गेंदें किसी की भी समझ से बाहर थी। 24 बार उन्होंने एक पारी में 5 विकेट से ज्यादा लिए हैं। कपिल ना सिर्फ एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज थे बल्कि एक किफायती तेज गेंदबाज भी। दर्शकों ने इससे पहले इंडियन खेमे में तेज गेंदबाजी नहीं देखी थी, जिसके चलते सिर्फ कपिल को देखने लाखों की भीड़ मैदानों पर उमड़ पड़ती थी, क्योंकि 140 पर स्विंग कराना आए दिन देखने को नहीं मिलता था। 1978 में कपिल की एंट्री की टाइमिंग भी लाजवाब थी, क्योंकि भारतीय स्पिन चौकड़ी अब धीरे धीरे क्रिकेट से दूर हो रही थी और तेज गेंदबाजों के दम पर वेस्टइंडीज, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों ने विश्व पर अपना दबदबा बना रखा था। लेकिन इंडिया भी पीछे रहने वाला नहीं था और आए दिन नए नए फास्ट बॉलर्स टीम का हिस्सा बन रहे थे। 1983 की ऐतिहासिक विश्व कप की जीत में कपिल देव के साथ साथ रॉजर बिन्नी, मदन लाल और बलविंदर संधू जैसे दमदार गेंदबाजों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से उन्होंने इंडिया को अपने लक्ष्य तक पहुंचाया, जिसकी वजह से हम 1983 वर्ल्ड कप जीते भी। कपिल देव के बाद भारतीय क्रिकेट में हमें मनोज प्रभाकर और चेतन शर्मा जैसे तेज गेंदबाज भी देखने को मिले। अपनी उम्दा गेंदबाजी के चलते प्रभाकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 250 से ज्यादा विकेट्स लिए, वो भी 29 की एवरेज के साथ। वहीं दूसरी तरफ 1987 में भारत में खेले गए वर्ल्ड कप में चेतन शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक ली। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय तेज गेंदबाज भी बने। स्पिनर्स का देश कहे जाने वाले भारत में भी अब दमदार फास्ट बॉलर्स का दौर आ चुका था और इस जलती हुई आग को बढ़ावा दिया एमआरएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेमन ने। कपिल देव की रखी गई नींव पर इमारत बनाई एमआरएफ फाउंडेशन ने। 1987 में एमआरएफ के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि ने फास्ट बॉलर्स की फौज तैयार करने के लिए चेन्नई में एक ट्रेनिंग क्लिनिक बनाया, जिसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल गेंदबाज डेनिस लिली को इसका जिम्मा दिया था। डेनिस लिली ने इंडिया को कई बड़े गेंदबाज दिए हैं, जिसमें पहला नाम था जावगल श्रीनाथ का, जिन्होंने कपिल देव के रिटायरमेंट के बाद उनकी लेगेसी को संभाला था। जावगल श्रीनाथ को मोहम्मद निसार के बाद भारत का सबसे तेज गेंदबाज भी माना जाता था। विश्व क्रिकेट में वसीम अकरम, वकार यूनिस, ग्लेन मगराज जैसे गेंदबाजों की एक अलग दुनिया थी। वहीं श्रीनाथ जैसा बॉलर उस दुनिया का चमकता सितारा बन चुका था। ओडीआई क्रिकेट में 300 से ज्यादा विकेट लेने वाले श्रीनाथ पहले गेंदबाज थे। वहीं अगर उनके इंटरनेशनल करियर की बात करें तो 29 की एवरेज के साथ जावगल ने 550 से ज्यादा विकेट अपने नाम किए हैं। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने वाले श्रीनाथ ने भारतीय खेमे में एक चिंगारी का काम किया था। जहां एक तरफ श्रीनाथ अपना जलवा दुनिया में बिखेर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वेंकटेश प्रसाद ने भी उनका खूब साथ दिया। कौन भूल सकता है 9 मार्च 1996 का दिन, जहां वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में प्रसाद ने तीखी गेंदबाजी से आर्च राइवल पाकिस्तान को काफी परेशान करा। 10 ओवर में 45 रन देकर उन्होंने 3 विकेट्स भी लिए थे। पेस फाउंडेशन की दूसरी सबसे बड़ी खोज थे जहीर खान। वो 17 साल के थे जब उन्होंने एमआरएफ फाउंडेशन ज्वाइन करा एंड शुरुआती दिनों में ही डेनिस लिली ने उनकी काबिलियत को समझ लिया था, जिसके कारण 22 साल के जहीर ने सन 2000 में अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया, जहां अपने करियर में 30 की एवरेज के साथ उन्होंने 700 से ज्यादा विकेट्स लिए। कौन भूल सकता है 2011 वर्ल्ड कप फाइनल में श्रीलंका के सामने उनका ओपनिंग स्पेल। 5 ओवर में से 3 ओवर मेडन डालकर उन्होंने सिर्फ 6 रन दिए थे और तो और तिरंगा का विकेट भी अपने नाम किया था। और ये वही वर्ल्ड कप है जिसमें जहीर ने नकल बॉल का इजाद किया था। 1.5 दशक के करियर में उन्होंने अपनी मजबूत बॉलिंग के बदौलत टीम इंडिया को अनगिनत मैचेस जितवाए हैं। जैसे जावगल के पार्टनर इन क्राइम थे प्रसाद, वहीं जहीर के लिए वो थे अजीत बालचंद्र अगरकर। ये वही अजीत है जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू के 2 साल के अंदर ही एक गेंदबाज होते हुए लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर 2002 टेस्ट मैच में एक हिस्टोरिक शतक बनाया था। अगरकर एक अच्छे बल्लेबाज तो थे ही, लेकिन उम्दा गेंदबाज भी थे। अपने ओडीआई करियर में 30 की एवरेज से उन्होंने 288 विकेट चटकाए हैं। उनकी अचूक स्विंग और सीम खेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। अगले 1 दशक तक भारतीय पेस अटैक और कंसिस्टेंट होने लगा था। इस दौरान टीम इंडिया के लिए कई नामी गिरामी फास्ट बॉलर्स ने क्रिकेट खेली है। इरफान पठान, आरपी सिंह, प्रवीण कुमार, ईशांत शर्मा, मुनाफ पटेल और शीशांत जैसे कई सारे गेंदबाजों ने इंडियन जर्सी का मान बढ़ाया है। उस समय इंडियन टीम में लेफ्ट आर्म पेसर्स का दबदबा था। जहीर, आशीष और इरफान की जोड़ी ने अपनी अलग गैंग बना रखी थी और फिर उसमें चयन हुआ आरपी सिंह का। पाकिस्तान के अगेंस्ट अपने टेस्ट डेब्यू पर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले आरपी ने 2007 की T20 चैंपियनशिप जीतने में एक खास रोल प्ले किया था। 6 इनिंग्स में 6.5 की इकोनॉमी के साथ उन्होंने 12 विकेट्स लिए थे, जिसके चलते वो उस वर्ल्ड कप के 2nd हाईएस्ट विकेट टेकर भी रहे थे। और इसी फॉर्म के चलते 2009 आईपीएल में उन्होंने पर्पल कैप भी जीता था। ये वही दौर था जब टीम इंडिया के पास एक से बढ़कर एक पेस बॉलर्स थे।
इतिहास में पहली बार टीम इंडिया ने 2006 में खेला गया डरबन टेस्ट मैच जीता था। उस जीत के हीरो थे श्रीशांत, जिन्होंने मैच में 8 विकेट लेकर टीम की जीत की नींव रखी। उसी तरह 2008 में इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीती थी। ट्राई सीरीज के पहले दोनों फाइनल जीतकर हमने सीबी सीरीज पर कब्जा किया था। उस जीत के सबसे बड़े नायक थे प्रवीण कुमार, जिन्होंने दोनों फाइनल्स में 4-4 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की कमर तोड़ दी थी। और वहीं पर 2008 में रिकी पॉन्टिंग के सामने ईशांत का वो जादुई स्पेल आज भी हम फैंस के रोंगटे खड़े कर देता है। जहां इंडियन पेस बॉलिंग राइज पर थी, वहीं 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जहीर और इरफान के रिटायरमेंट के चलते इंडियन अटैक कमजोर होने लगा था, जिसके चलते हमने लगातार कई ओवरसीज मैचेस हारे भी। लेफ्ट आर्म पेसर्स की गैंग के जाने के बाद ऐसा नहीं था कि इंडिया में तेज गेंदबाज नहीं थे। वी हैड भुवनेश्वर एंड शामी, जिन्होंने अपने डेब्यू से ही ओपनिंग टीम को काफी परेशान किया था, लेकिन सिर्फ बॉलर्स के बेस पर अभी भी हमें जीत नहीं मिलती थी। फिर आया 2014 का ऑस्ट्रेलियन टूर, जिसमें विराट कोहली वॉज नेम्ड कैप्टन। तब किसी को नहीं पता था कि ये डिसीजन इंडियन बॉलिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। शुरुआत से ही इंडिया ने कई लेजेंडरी बैट्समैन प्रोड्यूस करे हैं, गावस्कर टू सचिन टू कोहली, लेकिन इंडिया नेवर हैड फियरसम फास्ट बॉलर्स। हमने श्रीनाथ, जहीर और नेहरा जी जैसे पेसर्स तो देखे थे, लेकिन झुंड में अटैक करने वाला एक कोर ग्रुप अभी भी नहीं था। जो सब बदला 2015 में, जब कोहली इंडिया के कप्तान बने। चाहे विराट कुंबले की जोड़ी हो या कोहली शास्त्री की, मैसेज क्लियर था, होम हो या ओवरसीज, कंप्लीट डोमिनेशन करना है और वर्ल्ड का अग्रेसिव फास्ट पेस अटैक डेवलप करना है, जो उन्होंने किया भी। क्योंकि कोहली की लीडरशिप में खेले गए 68 मैचेस में पेसर्स ने 25 की शानदार एवरेज के साथ 560 से ज्यादा विकेट चटकाए हैं। कंपेयर दैट टू धोनी के 60 मैचेस, जिसमें पेसर्स की एवरेज वाज 41 एंड दे टुक 400 विकेट्स। ये था जलवा कोहली के ट्रांसफॉर्मेशन का। एंड देयर आर 4 क्लियर रीजंस कि उन्होंने ये कैसे अचीव किया। नंबर 1, अपने पेसर्स पर कॉन्फिडेंस रखना। 2008 से 2014 तक धोनी एज अ कैप्टन स्पिनर्स से गेम कंट्रोल करते और फास्ट बॉलर्स सिर्फ सपोर्टिंग रोल में यूज होते। इनिशियली न्यू बॉल के साथ धोनी डिफेंसिव रन सेविंग फील्ड सेट करते थे, जिसकी वजह से प्रेशर इंडियन बल्लेबाजों पर ट्रांसफर हो जाता था। वहीं कोहली की लीडरशिप में वही फास्ट बॉलर्स काफी लीथल साबित हुए। कंडीशन चाहे कैसी भी हो, कोहली शॉर्ट स्टिंट्स में अपने फास्ट बॉलर्स को यूज करने से नहीं डरते थे, जिसका सही एग्जांपल है 2016-17 का इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का टूर, जहां स्पिनर्स ने बढ़िया परफॉर्म करा, लेकिन शुरुआत में ब्रेक थ्रू पेसर्स ने ही दिया जब उन्होंने कंसिस्टेंटली 140 की रफ्तार से गेंदें फेंकी थी। इनिशियली चाहे वो एक्सपेंसिव साबित हुए हों, लेकिन कोहली ने अपने पेसर्स पर कभी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करा। नंबर 2, फाइंडिंग द राइट मैन फॉर द जॉब। पहले इंडिया ओवरसीज मैचेस में 1-2 पेसेस पर डिपेंडेंट होता था, जैसे कि अगरकर एंड श्रीशांत अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी की वजह से डिफरेंट पिचेस पर पेसर्स ज्यादा कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन कोहली फास्ट बॉलिंग को भली भांति जानते थे, इसलिए उन्हें पता था किस कंडीशन में कौन डिलीवर करेगा। अगर लेटरल मूवमेंट है तो भुवी इज द बेस्ट स्विंग बॉलर, स्टीप मूवमेंट चाहिए तो ईशांत है, ओल्ड बॉल के साथ अगर स्विंग करानी है तो वी हैव शमी, और क्विक एंड हार्ड लेंथ डालनी है तो उमेश। बाकी अगर फिर कुछ बच जाए तो उसके लिए कंसिस्टेंसी किंग बुमराह तो है ही। इस कॉम्बिनेशन के साथ हमने सारे बेसिस कवर कर लिए थे, इसलिए इंडिया की परफॉर्मेंस ओवरसीज काफी इंप्रूव हुई। नंबर 3, अग्रेसिव विकेट टेकिंग माइंडसेट। धोनी के अंडर 2013-14 की ओवरसीज लेग में हम ओपोजिशन को बोल आउट करने में असफल रहे थे। एक बार बैट्समैन चलना शुरू होते थे तो इंडिया रन सेविंग मूड में चला जाता था, जिसके बदौलत ओपोजिशन रन बनाई जाती थी और पहले ही दिन से हम अटैक करने की जगह वेटिंग गेम खेलते रह जाते थे। लेकिन कोहली हर टेस्ट मैच में 20 विकेट लेने की खोज में रहते, चाहे एबी डिविलियर्स ताबड़तोड़ रन बना रहे हो या ट्रेंट ब्रिज में बटलर और स्टोक्स ने 150 रन की पार्टनरशिप करी हो। इंडिया ने पेशेंस कभी लूज नहीं किया और हमेशा विकेट लेने का ट्राई करा। 2018 में हमने 14 ओवरसीज मैचेस खेले हैं, जिसमें हमारे पेसर्स ने 147 विकेट्स ली थी, एवरेजिंग 10 विकेट्स पर मैच। इस माइंडसेट ने इंडियन बॉलिंग को बिल्कुल चेंज कर दिया। और आखिरी रीजन, पेसर्स बॉलिंग लॉन्गर स्पेल्स। इंडियन स्पिनर्स जैसे जडेजा और अश्विन ज्यादा ओवर्स डालने की वजह से अपनी सही लाइन और लेंथ पकड़ पाते थे, लेकिन इंजरी के डर से फास्ट बॉलर्स इतने ओवर्स नहीं डालते, जिसके चलते ऑपोजिशन पर प्रेशर बहुत कम बनता था। कुंबले एंड कोहली की जोड़ी ने इस प्रॉब्लम के लिए इंडियन टीम में फिटनेस इंट्रोड्यूस करी, जिसके चलते जानबूझकर इंडियन पेसर्स न्यू बॉल के साथ कुछ ना कुछ ओवर्स डाला करते थे। क्योंकि पेसर्स अब शॉर्ट स्टिंट में बॉल कर रहे हैं, इसलिए उनके पास एनर्जी एंड स्ट्रेंथ बची होती थी टू बॉल 4-5 हॉस्टाइल ओवर्स, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होता और बाकी का काम फिर स्पिनर्स किया करते थे। फॉर एग्जांपल 2018 के सारे टेस्ट मैचेस में शामी ने 384 ओवर डाले हैं, बुमराह ने 380 और ईशान ने 344। इन कारणों की वजह से इंडियन पेस अटैक को हिस्ट्री के बेस्ट बॉलिंग अटैक से कंपेयर किया जाता था। मैं बात कर रहा हूं वेस्ट इंडीज की ट्रियो की, जहां मार्शल, गार्डनर और होल्डिंग ने 130 विकेट ली थी विद एन एवरेज ऑफ 21 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 46। वहीं अगर 2018 के वेस्ट इंडियन ट्रियो को इनसे कंपेयर करो तो स्टैट्स काफी सिमिलर नजर आते हैं।
बुमराह, शामी एंड ईशान की जोड़ी ने 130 विकेट चटकाए थे विद एन एवरेज ऑफ 24 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 50। कोहली के एरा के बाद तो इंडियन पेसर्स की कोई कमी नहीं रही। इसके बाद एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाजों ने इंडियन टीम में एंट्री ली है, चाहे वो उमरान मलिक हो या अर्शदीप सिंह। सेना कंट्रीज में अब भारत के पेस बॉलर्स का खौफ है, जैसे एक टाइम पर पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक का हुआ करता था। वर्ल्ड कप 2023 में भी शामी, बुमराह और सिराज ने 11 इनिंग्स में 58 विकेट चटकाए हैं। वहीं शामी तो सिर्फ 7 इनिंग्स खेलकर 24 विकेट के साथ ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी बने। जहां शामी ने ओडीआई वर्ल्ड कप में आग लगाई थी, वहीं जसप्रीत ने 2024 T20 वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप बेस्ट बॉलर होने का प्रदर्शन भी किया। महज 4 की इकोनॉमी से रन देकर उन्होंने 15 विकेट्स अपने नाम किए। और तो और इस वर्ल्ड कप में वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे। अपनी शानदार और किफायती बॉलिंग की वजह से ही उन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से भी नवाजा गया। दशकों तक फास्ट बॉलर्स की कमी से जूझने वाली भारतीय क्रिकेट टीम आज उन्हीं के दम पर दुनिया भर में अपना लोहा मनवाना जानती है। अर्शदीप, आवेश और मयंक जैसे उभरते हुए सितारे इंडियन पेस के फ्यूचर को और सिक्योर बनाते हैं। इंडिया में पेस बॉलिंग का पास्ट बेशक ही लंबा ना रहा हो, लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है। एंड दैट इज हाउ इंडियन फास्ट बॉलिंग सीन एक्सप्लोडेड इन पास्ट 1 century। लेट अस नो इन द कमेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड इफ यू मिस्ड एनी ऑफ योर फेवरेट फास्ट बॉलर।